तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले बाजार का जोश हाई दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की सबसे पहले बात करें तो सेंसेक्स 1961 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी ने 557 पॉइंट की बढ़त ली। मिड कैप हो या स्मॉल कैप शेयर्स हो तो इसमें खरीदारी दिखाई दी। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स भी बढ़त पर दिखाई दिए। तो वीकेंड की अच्छी शुरुआत हुई कि हरे निशान पर इस बार जो बाजार है वो बंद हुआ आज के दिन। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार में तूफानी तेजी थी, कौन से शेयर और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई दी, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर कमजोरी देखने को मिली। तो वीकेंड की जो शुरुआत है वो एक अच्छे नोट पे हुई है, क्योंकि जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है वहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है एसबीआई का, जहां पे हमें 5% का अपसाइड देखने को मिला है। टाइटन 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है, और यही नहीं बल्कि आईटीसी भी 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं डायरेक्टली अब मिड कैप गेनर्स की, जहां पे एमआरपीएल में 9% का अपसाइड, पेटीएम में 7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6%, और साथ ही साथ फीनिक्स मिल्स में भी हमें करीब 6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीट की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम है टोरेंट पावर का, 0.25% की एक गिरावट देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया 4%, भारतीय हेक्साकॉम 3%, और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी 1.5% का एक हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। बात करते हैं कि रियलिटी के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पे एक बढ़त देखी गई है। नाम आता है रेमंड का, 17% की बढ़त देखने को मिली है। शोभा में 7%, फीनिक्स मिल्स 6%, और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। यानी कि ओवरऑल हफ्ता जो है, आज का जो कारोबारी दिन है, एक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार में 1 से 2 महीने उतार चढ़ाव रहेगा, ये कहना है पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में दिलीप भट्ट ने यह भी कहा कि बाजार में निवेश की जल्दबाजी ना करें। मार्केट्स थोड़ा ब्रॉडली बॉटम आउट हो गया है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन शायद और 2-3 महीने चालू रहे तो कोई नई बात नहीं है। एंड टू मेनी फैक्टर्स एट प्ले एट द मोमेंट। तो मैं इस समय आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय, आई विल स्टिल वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट्स। और जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है तो शायद थोड़ा बहुत कैश में रहना बेहतर होगा, इज माय पर्सनल बिलीफ। तो मुझे लगता है फार्मा स्पेस एक काफी ठीक लग रहा है। फार्मा स्पेस में अभी भी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वातावरण अनफोल्ड हो रहा है इनके लिए, सम ऑफ द मिड कैप फार्मास विल कंटिन्यू टू डू वेल। मुझे लगता है वर्लपूल इंडिया काफी ठीक लग रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी तरह से ऊपर से नीचे आया हुआ है, और आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स वी विल सी proper growth in some of the white good appliances and consumer durables. So Whirlpool also will be a good company to bet on, from the current level of around 1700. तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे कल आएंगे, और अब तक जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसमें महाराष्ट्र में महायुति की जीत का ही अनुमान है, लेकिन कुछ अनुमान कांटे की टक्कर भी दिखा रहे हैं। ऐसे में दोनों खेमों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने बैठक की, और आज महाविकास आघाड़ी की बैठक होने वाली है। दोनों तरफ के नेता बहुमत के दावे कर रहे हैं। दोनों महागठबंधनों में मुख्यमंत्री पद की चर्चा भी हो रही है। आज पुणे में एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर भी लगा दिए। बाद में हालांकि ये पोस्टर्स को हटा लिया गया। परिणामों के बाद गठबंधन से दलों के इधर उधर होने की भी चर्चा गर्म है। इस बीच बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि नतीजे आने के बाद वो उसी गठबंधन का साथ देंगे जो सरकार बनाएगी। वहीं महाविकास आघाड़ी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एमवीए 165 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 बजे तक वो कल सीएम का ऐलान भी कर देंगे। संजय राउत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने कॉन्फिडेंट है सर आप लोग? हमें तो पूरा बहुमत मिलेगा और हम हमारे पूरे विधायकों की परेड कर दिखाएंगे हमारे पास कितने लोग हैं।
तो हम जीत रहे हैं। सर एग्जिट पोल कुछ लोग आप लोग को फेवर कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल महायुति को फेवर है, इसके बारे में नहीं है। एग्जिट पोल का वो ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, गंभीरता से मत लीजिए। लोकसभा में मोदी जी को 400 सीट दी थी ये पोल वाले ने, हरियाणा कांग्रेस को दे रहे थे। लोकसभा में हमको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी बोल रहे थे, हम 32-31 सीटें जीत गए। तो कल पता चलेगा ना 12 बजे। सर सीएम पोस्ट को लेकर सर आप और कांग्रेस आमने सामने है। नाना पटोले जी कहते हैं कि सीएम हमारा होगा, कांग्रेस का होगा, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस नंबर 1 हो या +1 हो या हम हो, हम एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे ना, उसमें क्या है। महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टी एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। आपकी तरफ से सर अगर सीएम होगा तो आप किसको सीएम बनना देखना पसंद करेंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ से? कल बात करेंगे 12 बजे, हम लोग कल 12 बजे बात करेंगे पूरा। तो संजय राउत को आपने सुना कि महाविकास आघाड़ी की जीत का दावा वो यहां पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबा देवी से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के लोग हताशा में विवादित बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। तो सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार शीतकालीन सत्र में 5 नए बिल पेश कर सकती है। सत्र में शिपिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस देखने को मिल सकता है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे शीतकालीन सत्र में कौन से बड़े बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं? बिल्कुल, दरअसल इस सत्र के लिए 5 नए बिल होंगे जिसको पेश किया जाएगा और पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी, जो कि औपचारिक तौर पर बिजनेस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5 बिल में से 3 बिल जो है वो शिपिंग सेक्टर के लिए है। तो ये सत्र शिपिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सत्र में आपको कोस्टल शिपिंग बिल पेश किया जाएगा, इंडियन पोर्ट्स बिल पेश किया जाएगा, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश किया जाएगा। ये तीनों बिल जो हैं वो पूरे शिपिंग सेक्टर के लिए अलग अलग आयाम को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाने के मकसद से किया गया है। मिसाल के तौर पर कोस्टल शिपिंग बिल में कई सारी शर्तें आसान की गई हैं कि भारतीय फ्लैग वाले जो शिप हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। स्टैंडर्ड यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि विदेश के जो शिप हैं वो आसानी से आ जा सके, उनका टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाए। कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके से इंडियन पोर्ट्स बिल में पोर्ट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, पोर्ट्स में जो गहराई होती है उसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो मर्चेंट शिपिंग बिल में शिपिंग सेक्टर में मर्चेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक फोकस रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्र जो शिपिंग सेक्टर के होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए तीनों बिल लाया जाएगा। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि सरकार ने पहले ही एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत शिपिंग सेक्टर की क्षमता भारत में बढ़ाया जाना, इसी के तहत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। शिपिंग सेक्टर से अगर हटकर बात करें तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल इस सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, अब उसको पारित कराने के लिए लाया जाएगा। तो ये सत्र हंगामेदार तो होगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि इन बिल को पारित करा लिया जाए हंगामे के बीच, क्योंकि ये कई मोर्चे पे काफ़ी अहमियत रखते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार इंसेंटिव स्कीम ला रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की स्कीम ला सकती है। संवाददाता रोहन सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम डिटेल्स लेते हैं। तो रोहन, बताएं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो स्कीम लाने जा रही है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी?
जी ये एक नई इंसेंटिव स्कीम तैयार हो रही है ड्रोन इकोसिस्टम के लिए, लेकिन इस बार जो फोकस है वो ड्रोन बनाने पर नहीं होगा बल्कि ड्रोन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे होगा। ये 120 करोड़ की जो स्कीम थी ड्रोन PLI उसकी जगह लेगी। अभी उस पर काम चल रहा है। जो नागरिक विमान मंत्रालय है वो इसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन उसने शुरू कर दिया है। और एक जो खास बात होने जा रही है इसमें कि एक डेडिकेटेड R&D फंड इसके अंदर बनाया जाएगा जिसका फ़ायदा जो तमाम ड्रोन से जुड़ी कंपनियां हैं वो उठा पाएंगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, ड्रोन से जुड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इसका भी प्रावधान रखा गया है। जो सरकार का अपना असेसमेंट है कि जो अभी ड्रोन बन रहे हैं भारत में उसमें लगभग 75% कंपोनेंट जो हैं उसके लिए हम इंपोर्ट पर अभी भी डिपेंडेंट रहते हैं और खासतौर पे चाइना जैसे देशों से ये इंपोर्ट होते हैं जो कि स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए सही नहीं है। तो इस बार जो फोकस होगा वो ये होगा कि किस तरीके से जो कंपोनेंट हैं वो भारत में बनाए जा सकें और साथ ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में सरकार जो लोकलाइजेशन की शर्त है उसको और ज़्यादा जो है मुश्किल बना सकती है। तो इन चीज़ों पे काम हो रहा है। फिलहाल अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये प्रस्ताव तैयार हो जाएगा और फाइनेंस मिनिस्टर को इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ने के हालात पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को जवाब देते हुए कल रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. It is not Russia, but the United States who have destroyed the system of international security, and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. तो इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की तरफ से हुए हमले की निंदा की है। Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну. तो रूस और यूक्रेन में बढ़ती टेंशन के बीच ग्राउंड पर किस तरह के हालात है ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं मॉस्को, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता आकाश शर्मा। तो आकाश, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ओवरऑल क्या अपडेट है आपके पास? अगर इस युद्ध की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और मौजूदा समय में यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, तो वहीं कम से कम इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा रहा था। रशिया का कहना है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के बाद उसके पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उन्हें जवाब के तौर पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों यूक्रेन ने कहें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो यूक्रेन को इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, उसके बाद यूक्रेन ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और अब रशिया ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर कहीं ना कहीं इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मौजूदा समय में अगर स्थिति की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बल्कि लाइफस्टाइल भी जो दोनों देशों के लोगों की है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ शांति की बात हो रही थी, शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं शांति की उम्मीद नियर बाय फ्यूचर में नहीं की जा सकती। भविष्य में क्या होगा इस विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल
दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच में शांति होगी। तो रूस यूक्रेन जंग फिर से बढ़ी तो क्या होगा इसका असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और गयाना के रिश्ते को गहरा बताया। उन्होंने कहा कि ये मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने को लेकर भी आभार जताया। साथ ही डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए और आचार व्यवहार में है। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या है अपडेट ग्रैब 4 को लेकर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या अपडेट है। दिल्ली और एनसीआर में कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल बंद रहेगा। स्कूल भी सोमवार तक बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर ग्रैब 4 हटाने पर अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। तो इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ग्रैब 4 फिलहाल सोमवार तक जारी रहेगा, क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में? दिल्ली एनसीआर के अंदर AQI 450 के पार पहुंच गया था। इसको देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि अगर AQI 450 के नीचे भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक हम आदेश न दें यह लागू रहना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है ग्रैब नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जो डीजल वाले ट्रक हैं उनकी एंट्री दिल्ली के अंदर अभी भी हो रही है। दिल्ली के में एंट्री के करीबन 113 पॉइंट है, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 पॉइंट्स के ऊपर ही सीसीटीवी लगे हुए हैं और जो नियमों का पालन है वो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 13 कोर्ट कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिए। ये युवा वकील हैं जो शनिवार इतवार को इन 13 पॉइंट्स पर जाकर के निगरानी करेंगे और देखेंगे कि वहां पर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। दूसरी तरफ पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को इसके ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जनवरी में इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन ग्रैब हटाने में मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। यानी सोमवार तक दिल्ली एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा और जो स्कूल है उनकी भी छुट्टियां सोमवार तक जारी रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन आपके रिश्तों में दरार डाल रहा है? क्या आप जानते हैं फबिंग के बारे में और इससे बचना क्यों जरूरी है? जरूर देखिए। सब जानने के लिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।